फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, फिक्र आपके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। यूपी के लखीमपुर में रविवार को जो हिंसा हुई के बाद राजनीति तो तेजी से आगे बढ़ गई है, लेकिन जांच पिछड़ गई है। आज हम 4 वायरल वीडियो के जरिए इस हिंसा की तह तक पड़ताल करेंगे जो जांच को आगे बढ़ा सकती है। आज हम मंत्री के आरोपी बेटे से एक्सक्लूसिव बातचीत भी दिखाएंगे और फिर बात करेंगे सोशल फिक्र की। चंद घंटों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सेवाएं क्या बंद हुई? दुनिया को लगने लगा कि दुनिया उसकी छिन गई है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ती ये निर्भरता कितनी सही है और कितनी गलत। इस बीच कोयले को लेकर एक फिक्र बढ़ाने वाली है। यह खबर आई है कि जिस कोयले की कमी से चीन इस वक्त भयंकर ब्लैकआउट का सामना कर रहा है, उसी संकट में भारत को भी धकेलने की साजिश रची जा रही है। इस संकट पर हमने केंद्रीय मंत्री से भी बात की। आपको पूरी फिक्र आज विस्तार से समझाएंगे। आज के लूट घर में बात होगी इस मुहिम की जो रंग लाने लगी। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि घर की धोखाधड़ी में सिर्फ बिल्डर जिम्मेदार नहीं है, वो अफसर भी जिम्मेदार हैं जो बिल्डर को फायदा पहुंचाकर बच निकले। आज हम आपको उन बाबुओं के बारे में बताएंगे जिनके खिलाफ पहली बार सख्त एक्शन लिया गया है, जो आगे से अफसरों के लिए लक्ष्मण रेखा बनेगी। आज सबसे पहले फिक्र किसान की, और सवाल यह है कि यूपी के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? 8 इंसानों की मौत का गुनहगार कौन है? और आखिर कब गिरफ्तार होंगे इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी? आज हम आपको किसानों को रौंदने वाली गाड़ी का वीडियो भी दिखाएंगे, गाड़ी से भागते बीजेपी नेता के बारे में भी बताएंगे और इन वीडियो का बारीकी से विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन पहले बात लखीमपुर कांड में मचे सियासी घमासान की, जिसे प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद सीतापुर से दिल्ली तक तूल दिया जा रहा है। अभी से करीब 2-2.5 घंटे पहले सीतापुर गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता कैंडल मार्च में भी शामिल हुए और मोमबत्तियां से पीजी जिंदाबाद यानी प्रियंका गांधी जिंदाबाद लिखा। आपको बता दें कि आज सुबह से ही सीतापुर गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के गुनहगारों की गिरफ्तारी और प्रियंका गांधी को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच लखीमपुर कांड के 4 नए वीडियो भी सामने आ गए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इनका विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले आपको इस मामले में दर्ज एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी दिखाते हैं। पीड़ित की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू का नाम। मोनू के अलावा 15 से 20 अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बताया गया। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 139, 338, 304 ए, 302 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अब यहाँ ये भी जान लीजिए कि इस एफआईआर में घटनाक्रम क्या दर्ज किया गया है। एफआईआर में जो शिकायत लिखी गई है उसके मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र अपनी 3 गाड़ियों में सवार होकर 15 से 20 अज्ञात हथियारबंद लोगों के साथ बनवीरपुर से सभा स्थल की ओर तेज गति से आए। आशीष मिश्र ने अपनी थार महिंद्रा गाड़ी में बाईं सीट पर बैठकर फायरिंग करते हुए भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़े। फायरिंग के कारण एक किसान की मौत हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक किसी की भी मौत गोली लगने से नहीं हुई। बहरहाल ये जांच का विषय है और इस पूरे मामले की जांच करने वाली आईजी लक्ष्मी सिंह भी यही कहती हैं। हमने एफआईआर लॉन्च कर ली है। जो हमारे विक्टिम्स रहे हैं उनकी तरफ से एफआईआर लॉन्च हुई है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्टिगेशन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हम एक टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन संपादित करवा रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई यथाशीघ्र कर ली जाएगी। जो आरोपी हैं खासतौर से जो आशीष भी है, क्या जल्द गिरफ्तारी भी होगी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे? देखिए, ये कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात है, इस पर मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकती। हमारी कोशिश होगी कि इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पर जल्द से जल्द पहुंचाएं। और इस वक्त प्रियंका गांधी एक जनसभा को फोन पे संबोधित कर रही हैं। सीधे आपको वहां लेके चलते हैं।
लखीमपुर मामले की जांच के लिए आईजी लक्ष्मी सिंह ने एक कमेटी भी बना दी है। इस 6 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता एडिशनल एसपी अरुण कुमार करेंगे। इनके अलावा डीएसपी संजय तिवारी, डीएसपी संदीप सिंह और 3 इंस्पेक्टर भी इस कमेटी में शामिल होंगे। बहरहाल अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसको लेकर आज सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक गदर मचता रहा। सबसे पहले 28 सेकंड के इस वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखिए। लखीमपुर खीरी कांड के इस वीडियो में दिख रहा है कि बड़ी संख्या में किसान हाथों में झंडा लेकर चल रहे हैं। इस बीच एक थार गाड़ी आई और किसानों को रौंदते हुए निकल गई। अब इस वीडियो को और गौर से देखिए। सबसे पहले इस गाड़ी ने सफेद कपड़े पहने एक किसान को पीछे से टक्कर मारी, जिससे वो उछलकर जीप की बोनट पर आ गया। इसके बावजूद ड्राइवर जीप को भगाता रहा। जब गाड़ी आगे निकल गई तो यहां कई लोग सड़क किनारे पड़े दिखे। करीब 10 सेकंड बाद जीप के पीछे एक काले रंग की कार वहां से दंदनाती हुई निकली और घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी घटना के नाम से ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि टीवी 9 भारतवर्ष इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता है। बहरहाल सोशल मीडिया पर वायरल अब दूसरे वीडियो को देखिए। 2 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि भगदड़ के बीच सड़क किनारे थार गाड़ी रुकी है। इसके पहिए में एक डेड बॉडी फंसी है और कुर्ता पायजामा पहना एक शख्स गाड़ी से निकलकर भाग रहा है। जीप से भाग रहे शख्स को सोशल मीडिया यूजर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र बताने लगे। इस 2 सेकंड के वीडियो के आधार पर ही अजय मिश्र की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जीप से भाग रहा शख्स आशीष मिश्र नहीं बल्कि सुमित जायसवाल है। किसान के भेष में जो ये उपद्रवी इकट्ठा थे, इन लोगों ने गाड़ियों पे सीधे हमला किया है। इन्होंने लाठी डंडे से और पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, जिसमें ड्राइवर भी थोड़ा सा घायल हुआ पत्थरबाजी से। उसके बाद वो गाड़ी जाके किनारे उसकी रुक गई, लग गई वहाँ पे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो उसको वहाँ से खींच लिया इन लोगों ने। ये लगातार गाड़ी को रोकने का प्रयास शुरुआत से कर रहे थे कि कैसे भी गाड़ी को रोक लें और गाड़ी के अंदर जो लोग हैं उनको वहाँ पे मौत के घाट उतार दें। और उसमें कहीं ना कहीं मैं उस गाड़ी में मेरे साथ 3 अन्य भी साथी थे, जिसमें से एक मेरा जो गाड़ी का ड्राइवर था हरिओम और एक मेरा मित्र शुभम मिश्रा था उस गाड़ी के अंदर। एक वहाँ का कार्यकर्ता, वहीं लोकल का कोई कार्यकर्ता था, उसको मैं व्यक्तिगत नाम से नहीं जानता हूँ, लेकिन वो भी उस गाड़ी में था। आशीष मिश्रा भैया तो कार्यक्रम स्थल पे थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुमित स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता है और नगर पालिका परिषद लखीमपुर में शिवपुरी वार्ड से सभासद है। सुमित आशीष मिश्र के बेहद करीबी हैं और कई कार्यक्रम में उनके साथ देखे गए हैं। घटना के दिन सुमित भी बनबीरपुर में आयोजित कार्यक्रम में गए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र भी दावा करते हैं कि उनका बेटा आशीष घटनास्थल पर नहीं बल्कि 4 किलोमीटर दूर था। सारे आरोप गलत हैं। आशीष मिश्रा की जहां तक बात है, वो कार्यक्रम स्थल पर थे जो घटना स्थल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां वो 11 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक रहे। हजारों लोगों की वहां संख्या होती है, इसलिए उनका वहां होने की कोई संभावना नहीं है, ना उनका कोई औचित्य है। जहां तक एफआईआर की बात है, एफआईआर उन लोगों ने लिखाई है जिन्होंने दुर्भावनापूर्वक लिखाई है। जाँच से सारी बातें साबित हो गई। अब सोशल मीडिया में वायरल तीसरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिख रहा है कि काले रंग की कार को किसानों ने घेर रखा है। काले झंडे लेकर किसान बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस ब्लैक फॉर्च्यूनर के अंदर पवन वर्मा दिख रहे हैं, जो ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी के स्थानीय नेता हैं। सोशल मीडिया पर लखीमपुर की घटना के नाम से एक और वीडियो वायरल है, जिसमें काले झंडे के साथ प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच से एक साथ 3 गाड़ियां निकलती दिखती हैं। पहली गाड़ी थार है, इसके बाद ब्लैक फॉर्च्यूनर और फिर सफेद रंग की एक गाड़ी। इन गाड़ियों को वहां मौजूद किसानों ने झंडा भी दिखाया और उन पर डंडे भी चलाए। इन्हीं वीडियो को लेकर आज पूरे दिन सियासत होती रही।
जबकि हमने आपको एक वीडियो का सच भी बताया और जिस शख्स को आरोपी आशीष मिश्रा बताया जा रहा है उसकी भी सच्चाई दिखाई। उसे TV9 भारतवर्ष की टीम ने ढूंढ निकाला है। बहरहाल अब सीतापुर टू दिल्ली कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर यह वीडियो सीतापुर के उसी गेस्ट हाउस से जारी किया जहां कल उन्होंने झाड़ू लगाकर गांधीगिरी दिखाई थी। आज प्रियंका ने इस वीडियो को दिखाकर लखीमपुर खीरी कांड को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। तो एक तरफ प्रियंका गांधी ट्विटर के जरिए अपने संघर्ष को बढ़ाने की कोशिशें करते रहीं और दूसरी ओर प्रशासन का ड्रोन सीतापुर गेस्ट हाउस की निगरानी करता रहा और करीब 30 घंटे तक हिरासत में रहने के बाद प्रियंका को गिरफ्तार किया गया। पीएसी गेस्ट हाउस को ही अस्थायी जेल बनाया गया। यूपी पुलिस ने इस मामले में प्रियंका गांधी के अलावा दीपेंद्र हुड्डा, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 11 लोगों के खिलाफ शांति भंग करने की धारा 151, 107 और 116 के तहत एफआईआर दर्ज की। इधर सीतापुर गेस्ट हाउस के बाहर सुबह से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। पीएससी के गेस्ट हाउस में उनको डिटेन किया गया था और फिर अब उसको गिरफ्तारी में दिखा दिया गया है और ये जानकारी दी गई है कि प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के जो यूपी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू समेत जो अन्य कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ थे उस वक्त, उनके खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन और 151 जो धारा है शांति भंग करने की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल जो है उन्हें गिरफ्तार फॉर्मली बताया गया है। अब जो है पुलिस उनको कोर्ट के सामने पेश करेगी और आगे उसमें कार्रवाई होगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इनको क्यों रोका गया? आपने एक बेकसूर को जो किसी के साथ खड़े होना चाहता है उसको नजरबंद करके यहाँ रखा हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, आप धाराएं लगा रहे हैं। और जिसने ये काम किया है और तमाम वीडियो ये दिखा रहे हैं, जो नरसंहार किया है, वो खुलेआम घुड़कर इंटरव्यू दे रहा है, टीवी चैनलों पर बातें कर रहा है और उनके पिता मोदी जी की केंद्र सरकार में आज भी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। किस न्याय की उम्मीद कर सकते हैं हम इस सरकार से, इन सोते हुए तानाशाहों से? ये तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को उत्तर प्रदेश में आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रियंका गांधी से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। इसके बाद बघेल ने वहीं फर्श पर बैठकर धरना शुरू कर दिया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। थक हार कर बघेल ने एयरपोर्ट से ही वापसी की उड़ान भरी। उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने लखीमपुर कांड को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया। सिद्धू ने ट्विटर पर लिखा कि अगर कल तक लखीमपुर खीरी की घटना में शामिल केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया गया तो पंजाब कांग्रेस लखीमपुर खीरी की ओर मार्च करेगी। इनकलाब! इनकलाब! लखीमपुर की घटना को लेकर दिल्ली में भी सियासत जारी रही। राहुल गांधी ट्विटर के जरिए प्रियंका गांधी का हौसला बढ़ाते रहे। वहीं इस मसले को लेकर शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत भी राहुल गांधी से मिले। आखिर लखीमपुर खीरी जाने क्यों नहीं दे रही सरकार? क्या डर है उनको? डर तो है कि सच सामने आ जाएगा। लोगों के मन में जो एक आज घटना के बाद देश भर के किसान, सिर्फ देश की बात नहीं, विश्व के किसानों में एक संदेश गया है इस सरकार के बारे में। एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाना चाहता है
और उसे रोक देते हो, ये तो भारत पाकिस्तान जैसा ही हो गया ना। मतलब लखीमपुर खीरी को लेकर सियासी लड़ाई थमती नहीं दिख रही है। यूपी चुनाव के मुहाने पर कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से फिसलने नहीं देना चाह रही है। तो देखा आपने कि कांग्रेस लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्र की गिरफ्तारी और उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, जबकि अजय मिश्र बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अगर कोई ये साबित कर दे कि उनका बेटा घटनास्थल पर मौजूद था तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और उनका बेटा आशीष मिश्र भी यही दावा कर रहा है कि वो बेकसूर है, उसके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज कराई गई। वहां पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, आपके ऊपर आरोप लगा है, 302 का मुकदमा आप पे दर्ज हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ पुस्तैनी गांव में एक दंगल का आयोजन होता है जिसका अध्यक्ष हूँ मैं। तो मैं तो घटनास्थल पर नहीं था, मौजूद था, मैं दंगल के ही कार्यक्रम में था। और चूँकि डिप्टी सीएम साहब को आना था तो उनको रिसीव करने के लिए हमारे 3 वाहन, जिसमें एक मेरी गाड़ी महिंद्रा थार थी, 2 कार्यकर्ताओं की गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर थी, एक छोटी गाड़ी थी। ये लोग डिप्टी सीएम साहब को रिसीव करने के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते में इन पर हमला हुआ जिसमें ये सब घटनाएं सामने आई। गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। मेरे भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, उसमें मेरा ड्राइवर भी शामिल था। तो मैं वहाँ था ही नहीं, तो गलत है आरोप उसमें कहीं। एक आखिरी सवाल, जो थार गाड़ी आप बता रहे हैं जिसमें आप मौजूद नहीं थे, उस वीडियो सामने आया है कि गाड़ी पीछे से आ रही है और लोगों को उड़ाते हुए जा रही है, इसकी वजह बता सकते हैं कि ये वीडियो की सच्चाई क्या है? घटनास्थल पर तो हम थे नहीं, चूँकि हम बनबीरहीपुर में थे, तो अब क्या रहा क्या नहीं रहा इसका तो जाँच होने के बाद ही स्पष्टीकरण होगा। कानून में पूरा सहयोग देंगे आप? 100%, 100%। पिछले 2 दिनों से लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। किसान, पुलिस, बीजेपी कार्यकर्ता, सबकी अलग अलग दलीलें थी। खासतौर से यह दावा किया जा रहा था कि किसानों की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन अब इस मामले में सभी मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। इसमें कई बड़े खुलासे हुए। हम आपको सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन एक किसान गुरविंदर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संयुक्त किसान मोर्चा सहमत नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर सरकार ने बोर्ड गठित कर डॉक्टरों को हेलीकॉप्टर से बहराइच भेजा। सभी को गुरविंदर सिंह की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, लेकिन बाकी सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह का खुलासा हुआ है। क्या है खुलासा, आइए देखते हैं। लखीमपुर खीरी की हिंसा, आगजनी और मौत से जुड़े कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं। ये वो वीडियोस हैं जो वायरल हैं, जिनकी सत्यता की TV9 भारतवर्ष पुष्टि नहीं करता। लेकिन इन वीडियोस से कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इनमें से ही एक सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल है कि तिकुरिया पार्क में लोगों की मौत हुई कैसे। अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। हिंसा में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि किसी भी किसान की मौत गोली लगने से नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट है कि किसी की मौत घसीटने से तो किसी की लाठी डंडों की पिटाई से हुई है। लखीमपुर खीरी में हिंसा में मारे गए सभी मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टरों की एक टीम ने बाकायदा वीडियोग्राफी करते हुए पोस्टमार्टम किया, लेकिन कुछ जो मृतक थे किसान, उनके पोस्टमार्टम से परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि जो मृतक हैं उनकी गोली लगने से मौत हुई है, जबकि डॉक्टर्स के जो पैनल ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें साफ नजर आ रहा है कि किसानों के कई जगह चोट लगी थी, किसी को हेड इंजरी थी। सबसे पहले आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 4 किसानों की मौत की वजह बताते हैं, जिनकी मौत की वजह पर सबसे ज्यादा विवाद है। किसान लवप्रीत सिंह की मौत घिसटने से हुई। लवप्रीत के शरीर पर चोट के निशान मिले। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने शॉक और हेमरेज को मौत की वजह माना है। वहीं किसान गुरविंदर सिंह के शरीर पर 2 चोट और घिसटने के निशान मिले। गुरविंदर के शरीर पर चोट और घिसटने के निशान धारदार या नुकीली चीज से आए हैं। इनकी मौत की वजह भी शॉक और हेमरेज है, जबकि किसान दलजीत सिंह के शरीर पर कई जगह घिसटने के निशान पाए गए। पीएम रिपोर्ट में दलजीत की मौत की वजह भी यही बनी। चौथे किसान छत्र सिंह मौत से पहले ही शॉक, हेमरेज और कोमा में चले गए। इनके शरीर पर भी घिसटने के निशान मिले।
हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर किसान गुरविंदर सिंह के परिवार वालों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मैं अंदर डेड बॉडी छोड़ के आया तो हमको खुद अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। और जब उन्होंने बोला कि एक्सरे होंगे, एक्सरे में ये क्लियर हो जाएगा गोली लगी है कि नहीं लगी है। जब एक्सरे के लिए वहाँ लिटाया गया, जब डॉक्टर साहब ने एक्सरे निकाल के अंदर गए, गेट बंद किया, मैंने कहा सर आपको पता है इसी वजह से हमको इंसाफ मिलेगा, तो आप हमारे सामने ये जो एक्सरा आप साफ कर रहे हैं, जब पानी से धुलना किसी चीज़ से धुलना, हमारे सामने धुलिए, थोड़ा एक पुलिस का लीजिए आदमी, एक हमको लीजिए, हम उनके परिवार के। लेकिन सर उन्होंने गेट बंद किया, लेकिन उन्होंने फिर हमने ज़्यादा इशू किया तो उन्होंने कहा हम दोबारा कर देते। फिर दोबारा जब किया फिर उसने गेट बंद कर लिया और हमने पूछा सर एक्सरे में क्या, उन्होंने कहा कुछ नहीं, गोली का निशान नहीं। सोमवार को भी धरना स्थल पर मौजूद किसानों में से ज्यादातर का दावा था कि किसानों पर गाड़ियां ही नहीं चढ़वाई गई बल्कि गोली भी चलाई गई। कुछ किसानों ने लोगों की गोली लगने से मौत का दावा किया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब तक गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। 3 बीजेपी नेताओं की मौत की वजह भी गंभीर चोट ही है। बीजेपी नेता शुभम मिश्रा के शरीर पर दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर चोट के निशान मिले। ये निशान लाठी और डंडों के थे और गंभीर चोट की वजह से ही उनकी मौत हुई। बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर के शरीर पर भी चोट के निशान मिले। श्याम सुंदर की बॉडी पर घिसटने से दर्जन भर से ज्यादा चोटें आईं और उनकी मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता और अजय मिश्रा के ड्राइवर हरिओम मिश्रा के शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान मिले। इनकी लाठी डंडों से पिटाई हुई और मौत से पहले शॉक और हेमरेज हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की मौत भी शॉक और हेमरेज से हुई। उनके शरीर पर पिटाई के गंभीर निशान मिले। बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर का एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें वो खून से लथपथ हैं और भीड़ से जान बख्शने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन लाख मिन्नतों के बावजूद हमलावर उसे पीट रहे हैं। श्याम सुंदर अपने घर का इकलौता कमाने वाला शख्स था। अब श्याम सुंदर का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उनको तलवार से भी मारा है, फैर भी मार दिया और लाठी से मार रहे भी है। मेरा भाई चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन उनको नहीं बख्शा। मार रहे, गाली भी दे रहे, मार डाला उनको मारते मारते। श्याम सुंदर के परिवार की ही तरह स्थानीय पत्रकार रमन के घर भी मातम पसरा है। मृतक पत्रकार रमन की मां के आंसू तो थम ही नहीं रहे। जार जार बहते आंसुओं के बीच वो बार बार रमन के 2 बच्चों की बात करती है। सवाल करती हैं कि अब इनकी परवरिश कौन करेगा। सवाल करती हैं कि आखिर उनके बच्चे की क्या गलती है, क्यों रमन की निर्ममता से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हम सब यही चाहते हैं जो हमारे भैया को जिसने मारा है, उनके बच्चों को अनाथ किया है, इसको भी सजा बहुत तक सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। बस यही हमारा कहना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद अब सवाल तो उठता है कि आखिर लखीमपुर खीरी में हुई इस हिंसा में बेगुनाहों की मौत का असली जिम्मेदार कौन है। हिंसा की साजिश किसने रची। क्या लखीमपुर खीरी में किसानों के बीच अराजक तत्व शामिल थे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब फिक्र बिजली संकट की। पिछले कई दिनों से चीन में बिजली संकट की खबरें दुनिया भर में सुर्खियों में हैं। वहां थर्मल पावर प्लांट में कोयले की किल्लत की वजह से बिजली सप्लाई प्रभावित हुई, लेकिन कुछ वैसा ही संकट की आहट भारत में भी है, क्योंकि देश में थर्मल पावर प्लांट्स में सिर्फ 4 दिन का कोयला बचा है। ये बात खुद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कही है। हालांकि उन्होंने बिजली संकट जैसे हालात होने से इनकार किया है, मगर साथ ही यह भी माना है कि कोयले की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बिजली की मांग को पूरा किया जा रहा है, लेकिन पावर प्लांट्स में कोयले के स्टॉक के हालात बीते कुछ हफ्तों से जिस तरह से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, वो फिक्र बढ़ा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि अचानक कोयले की कमी क्यों आ गई। खुद देखें आप। हाईवे अंधेरे में डूबे हैं। शहरों में और लोगों के घरों में अंधेरा पसरा है। बाजारों और दफ्तरों में कहीं मोमबत्तियां जलाकर तो कहीं इमरजेंसी लाइट की रोशनी में लोग काम कर रहे हैं। ये चीन के हालात हैं जहां पर बत्ती गुल है। फिक्र ये है कि कुछ इसी तरह बत्ती गुल होने का खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है। चीन में कोयले की किल्लत से पावर प्लांट बिजली नहीं बना पा रही है, जिससे बिजली संकट खड़ा हो गया है।
कुछ उसी तरह भारत में भी कोयले की कमी दिख रही है, जिसके कारण देश में कई पावर प्लांट ठप होने की आशंका है। इस आशंका को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और अन्य एजेंसियों की तरफ से जारी आंकड़े और बढ़ा रहे हैं। हमारे ऊर्जा सचिव के अधीन एक समिति है, वो प्रतिदिन बैठती और देखती है कहाँ कितना कोयला है, कहाँ जरूरत है कोयले की। उसमें रेल मंत्रालय के भी लोग रहते हैं, कोयला मंत्रालय के भी लोग रहते हैं और वो कोयला डिस्पैच होता है वहाँ। तो ये मॉनिटरिंग जारी है। हम इस वक्त एवरेज स्टॉक क्या है और पहले से एवरेज अभी हमारे पास कोल्ड स्टॉक से 4 डेज का, लेकिन जैसे हमने कहा ना, ये एक रोलिंग स्टॉक है। ये हर दिन हमारे पास रेक्स आते हैं, खपत होता है, रेक्स आते हैं। हमारे पास अभी 4 दिन का स्टॉक रिजर्व है। देश में 135 कोल पावर प्लांट है, जिनमें से 107 यानी करीब 80% पावर प्लांट में एक हफ्ते से भी कम का कोयला स्टॉक बचा है। मतलब ये कि अधिकतर प्लांट अधिकतम 7 दिनों तक चल सकते हैं। नेशनल पावर पोर्टल पर मौजूद 3 अक्टूबर के आंकड़ों के मुताबिक 20 प्लांट में सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा था। 20 और प्लांट में 2 दिन का स्टॉक था। 19 प्लांट में सिर्फ 3 दिन का कोयला था। 15 प्लांट में 4 दिन, 6 प्लांट में 5 दिन और 9 प्लांट में 6 दिन का कोयला था। 17 प्लांट्स ऐसे हैं जहां कोयले का स्टॉक खत्म हो गया है। 20 सितंबर को कोयला खत्म हो चुके पावर प्लांट की संख्या सिर्फ 5 थी, जो एक हफ्ते के बाद बढ़कर 11 हो गई और 3 अक्टूबर को 17 हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर कोयले की अचानक किल्लत क्यों सामने आ रही है? दरअसल कोविड महामारी की दूसरी लहर के चलते लगी पाबंदियां हटने के बाद आर्थिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा है। लॉकडाउन की वजह से जो कंपनियां बंद थी वो अब धड़ल्ले से चल रही हैं। कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ा है, लिहाजा फैक्ट्रियों में कोयले की खपत बेतहाशा बढ़ी है। दूसरी वजह है विदेशों में कोयले की कीमत ज्यादा होने से आयात की कमी, इसलिए घरेलू कोयला उत्पादन पर निर्भरता बढ़ गई है। पहले से भी देश की लगभग 3/4 कोयले की जरूरत घरेलू खदानों से पूरी होती है, लेकिन मानसून में भारी बारिश के चलते सप्लाई पर बुरा असर पड़ा। लेकिन भारी बारिश के चलते कोयला खदानों और ट्रांसपोर्ट रूट प्रभावित होने से सप्लाई कम हो गई। इधर क्या हुआ कि कुछ बारिश हुई लगातार, जो कोल बेरिंग एरियाज है छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उसके कारण कोल्ड डिस्पैचेस कम हुए, लेकिन अब फिर कोल्ड डिस्पैचेस बढ़े। अब ये कल कोल्ड डिस्पैच हुआ करीब 262 से 268 रेक डिस्पैच हुआ कोल, जो कि उसके पहले दिन के से 16 रेक ज़्यादा था, तो अब कोल्ड डिस्पैचेस बढ़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोल पावर प्लांट के पास कोयले का स्टॉक सितंबर के अंत में करीब 81 लाख टन रह गया था, जो 1 साल पहले के मुकाबले करीब 76% कम था। हालांकि सरकार के मुताबिक कोयले की सप्लाई में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और चंद दिनों में सर्दी शुरू होते ही घरेलू डिमांड में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। बिजली संकट नहीं, जितना भी डिमांड है वो डिमांड हम मीट कर रहे हैं और वो डिमांड हम मीट करते रहेंगे। को लगता है कि 2nd या 3rd वीक ऑफ अक्टूबर से डिमांड कुछ ईज करेगा, उसके बाद फिर हमको ये स्टॉकिंग करना होगा। मार्च के बाद फिर डिमांड बढ़ेगा उसके लिए। सरकार जो कह रही है, जो उम्मीद कर रही है, वैसा ही हुआ तो राहत की बात है, क्योंकि अगर इस कोरोना काल में देश पर बिजली संकट की मार पड़ी तो हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। चीन की तरह ही देश की अर्थव्यवस्था का पहिया भी कुछ समय के लिए जाम हो सकता है। बिजली संकट की वजह से पिछले दिनों चीन में मॉल और दुकानें बंद करनी पड़ी। एप्पल और टेस्ला जैसी नामचीन कंपनियों को भी चीन में प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। ज्यादातर फैक्ट्रियों पर ताले लटक गए। अगर भारत में भी बिजली संकट आया तो यही सब होने का डर सता रहा है। लेकिन भारत में जो कोयले की कमी है उसके पीछे एक कारण चीन भी नजर आ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत का 20 लाख टन से अधिक कोयला चीन के बंदरगाह पर महीनों से पड़ा हुआ है। यह वो कोयला है जो भारतीय फर्मों ने ऑस्ट्रेलिया से खरीदा है, लेकिन चीन ने उसे अपने बंदरगाह पर अटका रखा है। चीन ने ऐसा क्यों किया है, यह किसी से छुपा नहीं है। एक और चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड वॉर बढ़ता जा रहा है, तो चीन और भारत के संबंध भी तो एक बहुत अच्छे नहीं है। अब फिक्र सोशल मीडिया के 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स की, जिसने भारत समेत पूरी दुनिया में 6.25 अरब यूजर्स की सांसें अटका दी। हम साल के सबसे बड़े आउटेज की बात कर रहे हैं।
कल ठीक इसी वक्त जब आप फिक्र आपकी देख रहे थे, दुनिया भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के 6.23 अरब यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस समस्या की शुरुआत सोमवार रात करीब 9:15 बजे हुई। इन ऐप्स के साथ ही अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी जैसे वेराइजोन, AT&T एंड टी मोबाइल की सर्विस भी ठप रही और करीब 6 घंटे तक डाउन रहने के बाद इन ऐप्स ने फिर से धीरे धीरे काम करना शुरू किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के डाउन होने से मार्क ज़करबर्ग को $7 अरब का नुकसान हुआ। अरबपतियों की लिस्ट में वो 5वें स्थान पर पहुंच गए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब तीनों अचानक से ठप हो गए। उस वक्त कोई फेसबुक पर अपनी स्टोरी अपडेट कर रहा था, कोई व्हाट्सएप पर डबल टिक की बाट देख रहा था, तो कोई इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो अपलोड कर रहा था। लेकिन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक साथ पूरी तरह से डीएक्टिवेट थे। इनमें सिर्फ पर्सनल यूजर्स ही नहीं थे, बड़ी बड़ी कंपनियां भी थी जो अपना काम इसके जरिए करती हैं। सभी यूजर्स को शुरू के कुछ मिनटों में समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। लोग इस स्मार्टफोन, पर्सनल सिस्टम या नेटवर्क की गड़बड़ी मानने लगे। लेकिन जब खबरें आई तो यकीन ही नहीं हुआ। पूरी दुनिया में 6.25 अरब यूजर्स 6 घंटे तक जूझते रहे और नाकाम भी रहे। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जो कि मार्क जुकरबर्ग के 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, अचानक बंद हो गए। पहले लोगों ने यही सोचा कि शायद उनके फ़ोन में कोई समस्या आ गई है, उनके कंप्यूटर में कुछ खराबी है, उनका इंटरनेट नहीं चल रहा है, क्योंकि ये कोई विश्वास ही नहीं कर सकता था कि व्हाट्सएप जैसा प्लेटफॉर्म कभी बंद भी हो सकता है। लेकिन ये वास्तविकता है और कई घंटों तक बिना कारण बताए वो प्लेटफॉर्म अचानक बंद हो गए। करोड़ों लोग जो व्हाट्सएप के सहारे कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बातचीत भेजते हैं, बिजनेस व्यापार तक करते हैं, सब अपनी जगह ठगे से रह गए। समझ नहीं आया कि क्या करें। लोग न सिर्फ 6 घंटे बल्कि उसके बाद भी न मैसेज भेज पा रहे थे और ना ही रिसीव कर पा रहे थे। ऐसे में सवाल उठे कि क्या गिने चुने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भविष्य के लिहाज से भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों पर मालिकाना हक फेसबुक का है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। करीब 6 महीने पहले भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पूरी दुनिया में 42 मिनट तक ठप रहे थे। तब रात 11:05 पर शुरू हुई समस्या करीब 11:47 तक बनी रही थी। पहले भी कई बार सर्वर पर लोड बढ़ने से व्हाट्सएप क्रैश हो चुका है। और अब हमारी खास सीरीज लूट खा। हमारी सीरीज का मकसद यह है कि अगर आप मकान के खरीदार हैं तो जागरूक रहें। इसीलिए आज हम आपको नोएडा के ट्विन टावर से जुड़ी खबर दोबारा दिखाएंगे। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि इस मामले में एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उसका क्या मतलब है और इस केस में आपके लिए क्या सबक छिपे हुए। नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के केस में यूपी सरकार ने जिस एसआईटी का गठन किया था उसने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों से पता चला है कि इस रिपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी के कुल 26 मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारियों के नाम लिए गए हैं, जिनमें अथॉरिटी के 2 पूर्व सीईओज भी शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में 2 एडिशनल सीईओज और एक ओएसडी का नाम भी है। ये सभी लोग अब रिटायर हो चुके हैं। इन 26 में से सिर्फ 4 ऐसे हैं जो इस समय सर्विस में हैं, जबकि 2 ऐसे लोग भी हैं जिनका देहांत हो चुका है। एसआईटी ने सिफारिश की है कि इस मामले में जिन रिटायर्ड आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं उनकी पेंशन रोक देनी चाहिए। करप्शन की मार चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, वो कानून के हाथों से बच नहीं सकती। मेरे पीछे भ्रष्टाचार का जो टावर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले ग्रीन एरिया हुआ करता था। ये खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि आपसे भी कभी किसी बिल्डर ने ग्रीन एरिया का वादा किया होगा, कहा होगा कि आपको स्वच्छ हवा मिलेगी, आपके बच्चे खेल सकेंगे। लेकिन सुपरटेक का ये केस उदाहरण इस बात का है कि कैसे बिल्डर और प्रशासन की मिलीभगत से ईमानदारी दबने लगती है। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के एपेक्स और सियान टावर को तोड़ दिया जाए, जबकि इस मामले की जांच के लिए 2 सितंबर को एसआईटी का गठन किया गया था। अब जबकि सुपरटेक मामले में नोएडा अथॉरिटी के चेहरे से नकाब हटने लगा है, आपको ये भी जानना चाहिए कि अथॉरिटी पर संदेह क्यों बढ़ता गया।
नोएडा अथॉरिटी जो है इन्होंने पूरा बिल्डर को सपोर्ट किया, बल्कि एक हियरिंग में तो जजेस ने ये भी रिमार्क किया कि भाई ये जो आप बहस कर रहे हैं ये बिल्डर बहस करता तब तो समझ में आता, लेकिन अथॉरिटी भी इस तरह से बहस कर रही है ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। अथॉरिटी ने बिल्डर के अवैध निर्माण को कैसे सहमति दी, इसे ऐसे समझिए। दरअसल हाउसिंग से जुड़ा नियम ये कहता है कि दो ऊंची इमारतों के बीच कम से कम 20 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन बिल्डर ने सोसाइटी में पहले से मौजूद इमारत और ट्विन टावर्स के बीच सिर्फ 9 मीटर का फासला रखा और नोएडा अथॉरिटी ने उस प्लान को मंजूरी भी दे दी। हद तो तब हो गई जब सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका दाखिल करके कहा कि 2 में से सिर्फ एक टावर को ध्वस्त किया जाए। ऐसा करने से सोसाइटी की पुरानी बिल्डिंग और बचे हुए टावर के बीच दूरी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, लेकिन बिल्डर की ये मांग खारिज हो गई। इससे पहले नोएडा अथॉरिटी ने कदम कदम पर उस बिल्डर का साथ दिया जो कानून को कुचलते हुए कंस्ट्रक्शन कर रहा था। हद तो तब हो गई जब ग्रीन एरिया में टावर बनते देख लोगों ने इसके बारे में पूछताछ की तो एक बार फिर बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी ने हाथ मिला लिए। फिर ये गए नोएडा अथॉरिटी के पास कि भाई आरटीआई में अप्लाई किया कि कौन सा सैंक्शन प्लान है, किसमें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो नोएडा अथॉरिटी ने इनको प्लान देने के बजाय सुपरटेक को चिट्ठी लिखी कि साहब ये लोग प्लान मांग रहे हैं, इनको दे दें। तो उन्होंने बोला बिल्कुल मत दीजिए। तो नोएडा अथॉरिटी ने मना कर दिया कि नहीं हम तो नहीं देंगे। अब यूपी सरकार की जांच से बायर्स ने राहत की सांस ली है। मैं उनका शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए सोचा, जिससे कि ये आगे के लिए सबके लिए एक लेसन बने कि कोई भी आदमी गलत काम ना करे, कोई भी इलीगल काम ना करे और अपना काम ड्यूटी की तरह जो होता है उसी को करे, हरासमेंट ना हो और इनजस्टिस ना हो। फिक्र पैदा करने वाले आरोपों के बाद नोएडा प्राधिकरण अब एक्शन में आ गया है। प्राधिकरण की टीम ने सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग में एक दीवार को तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि इस पार्किंग को बिल्डर ने अवैध तरीके से कब्जे में ले रखा था, लेकिन जरूरी ये भी है कि उन बायर्स को जल्द न्याय मिले जिन्होंने अवैध टावर में फ्लैट बुक करा रखा था। कल आपको लूट घर में एक नई रिपोर्ट दिखाएंगे। इस पूरी सीरीज को विस्तार से देखने के लिए आप tv9hindi.com पर जा सकते हैं। वहां आपको मिलेंगे सीरीज के सारे एपिसोड एक साथ। और अब देखते हैं खबरें फटाफट। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी सौगात। लखनऊ में पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। 75,000 लोगों को घर की चाबी भी दी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने दुश्मनों को दिया सख्त संदेश। कहा चीनी वायुसेना के जवान अभी भी एलएसी के 3 एयरबेस पर मौजूद। अगर वो किसी भी तरह की गतिविधि करते हैं तो हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कहा खेती कानून वापस लेने की मांग की। लखीमपुर खीरी में हत्या और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग। गांधीनगर नगर निगम चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत। 44 में से 41 सीटों पर पार्टी का कब्जा। कांग्रेस के हाथ सिर्फ 2 सीटें। आम आदमी पार्टी को भी मिली 1 सीट पर जीत। चिराग पासवान की नई पार्टी में जुड़ा पिता का नाम। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिला हेलीकॉप्टर चुनाव का निशान। पारस गुट को चुनाव आयोग ने दिया सिलाई मशीन सिंबल। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बलबीर गिरी की हुई चादरपोशी। बगम्बरी मठ की सौंपी गई गद्दी। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद सरस्वती ने किया उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।